सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं उर्मिला शिरीष जी द्वारा रचित कहानी तिकड़ी। काल चक्र के किसी कालखंड में पृथ्वी पर स्थित किसी देश के, किसी प्रदेश के, किसी जिले के, किसी तहसील के, किसी गांव के, किसी मोहल्ले में दो परिवार रहा करते थे। एक परिवार था पटेल साहब का और दूसरा परिवार था पंचायत अध्यक्ष पंडित रमाकांत तिवारी का। दोनों परिवारों का 150 परिवार वाले गांव में अच्छा खासा रुतबा था, मान सम्मान था। पटेल साहब का प्रभाव पंडित तिवारी की अपेक्षा ज्यादा था, क्योंकि उनके पास पुश्तैनी जमीनें थीं, हवेली थी। साहूकारी का पूरे क्षेत्र में जाल बिछा हुआ था। छोटे मोटे गरीब गुरबा बेबसी के मारे भूखे नंगे लोगों का बचा कुचा सोना चांदी और गिलेट जो जेवरों के रूप में होते हैं गिरवी रखे जाते थे, और जिनका ब्याज मूल से ज्यादा हो जाया करता था, जो उनकी हाय के रूप में इनकी पेटियों में भरे होते। लेन देन के कारण उनकी साख बनी हुई थी। अजीब खेल था, बल्कि मनोविज्ञान था कि देने वाले का देना तो सबको दिखता था, पर लौटाने वाले की बात किसी के सामने न आती। यानी सामाजिक रूप से वह कर्जदार होता जिसकी गर्दन झुकी होती, जिसकी आंखों में दयनीयता होती। पंडित तिवारी के पास पूर्वजों से प्राप्त मंदिर, मंदिर की जमीन, जमीन से पैदा होने वाली पैदावार, ज्ञानी ध्यानी होने का गौरव, पूजा पाठ, धर्म कर्म, यज्ञ अनुष्ठान करवाने की विरासत गांव में सर्व स्वीकृत थी। इसके अलावा पुरखों द्वारा बनवाया गया तालाब, उसके आसपास की जमीन भी थी। कहा जाता है कि उनके परदादा राजपुरोहित हुआ करते थे। महाराजा हाथी पर बैठाकर उन्हें बुलाया करते थे। यह भी कहा जाता है कि पूर्वजों ने बड़ी बड़ी पोथियां लिखी थी। यानी सम्मान और गौरव उनके रक्त में बहता था और चेहरे पर झलकता तेज उनको देवत्व के करीब ले जाता था। अपने विनम्र और उदार व्यवहार के कारण तिवारी जी ब्राह्मण देवता की तरह पूजे जाते थे। गांव में जाति व्यवस्था के आधार पर लोगों का स्टेटस बना हुआ था। दोनों का व्यक्तित्व और आपसी मेल गांव की शक्ति और शान माना जाता था। 10-20 कोस तक बसे गांवों में उनकी महिमा बखानी जाती थी। यही कारण है कि रामलीला हो या नौटंकी, भजन कीर्तन हो या हवन पूजन, अखंड भागवत कथा हो या आला उदल का गान, सामूहिक तीर्थ यात्रा का आयोजन हो या ब्राह्मणों, साधु संतों, पीर बाबाओं को दान दक्षिणा देने की बात, दोनों परिवार मिलकर सारी जिम्मेदारी उठाते थे। फिर पूरा गांव उनके साथ था, या यूं कहिए कि एक आवाज देने पर उनके साथ हो लेता था। तिवारी जी पटेल साहब को दद्दा कहते थे और पटेल साहब तिवारी जी को महाराज। ऐसे ही सुखमय समय में जब बाढ़, अकाल, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं से यह गांव महफूज था, हैजा महामारी या ऐसी ही जानलेवा बीमारियां इस गांव को छू नहीं पाती थी। ईश्वर की कृपा से सुख समृद्धि की वर्षा हो रही थी। दोनों परिवारों में 6-7 माह के अंतराल में 2 कन्याओं का जन्म हुआ। इसे महज संयोग ही कहा जाएगा। नाम भी क्या रखे गए, जिनमें दोनों के बीच रागात्मकता दिखाई देती थी। छुनिया और मुनिया, प्यार के नाम, घर के नाम, बोलचाल के नाम। पटेल साहब ने तिवारी जी के घर जाकर बधाई देते हुए कहा, महाराज हमारे घर में देवियां आई हैं। भाग्य उनका बलवान है और रूप रंग भी खानदान पर गया है। हाँ दद्दा, दोनों परिवारों में लक्ष्मी अवतरित हुई हैं। क्यों ना एक दिन कथा बचवा ली जाए। चूंकि दोनों परिवारों में गाढ़ी और गहरी आत्मीयता थी, रोज का उठना बैठना था, हुक्के पानी का साझापन था, इसलिए दोनों परिवार की बेटियां भी उसी आत्मीयता और प्रेम के बीच उम्र की एक एक सीढ़ी चढ़ती चली जा रही थी। अपने अपने परिवार की परंपराओं का पालन करते हुए वे दोनों भी पक्की गुइयां बन गईं। उनका निष्कलुष, निर्दोष, भोला भाला बचपन गांव की गली गलियारों में, हरे भरे खेत खलिहानों में, मंदिर के अंधेरे उजले कोनों में, बाग बगीचों में उछलते कूदते, पेड़ों पे चढ़ते उतरते, ताल तलैयों में तैरते तारते, पलाश के घने जंगलों में छुपते छुपाते, घरों और बरामदों में छुपा छुपी का खेल खेलते खिलाते, नीम पीपल के पेड़ों पर डले झूलों पर झूलते झुलाते, पैंग मारते हुए उल्लास और रोमांच से चीखते चिल्लाते,
तालाब में पायजामा फुलाकर, कमर के नीचे फंसाकर या टायर पकड़कर तैरते तारते, गीली मिट्टी के खिलौने बनाते बिगाड़ते, बारिश की फुहारों में भीगते भागते, बुलबुलों के पीछे दौड़ते दाड़ते। गांव जब बारिश के पानी से पूरी तरह तर हो जाता, ऐसे में खेतों की मिट्टी में धंसते धसाते अमिया या बेर या कैत या इमली या अमरूद या अनार छीन कर, चुरा कर, तोड़ कर, फ्रॉक में छुपाकर खाते खिलाते, साथ ही लड़के लड़कियों को बात बात में छकाते परेशान करते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए बीतता था। हाँ, एक ध्यान देने योग्य बात यह थी कि चुनिया मुनिया को उनके बचपन की हरकतों का, अनुभवों का भविष्य में बड़ा लाभ मिलने वाला था। संभावित घटनाएं जो घटित हो सकती थी, जैसे उनका शरारा फुलाकर बांधकर तैरना सीखना स्विमिंग में काम आने वाला था, और झूला झूलते हुए पेड़ की ऊंची से ऊंची डाल की पत्तियों को दांतों से तोड़ कर लाना हवाई जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग करते समय घबराहट से बचा लेने के काम में आने वाला था। जब वे दोनों ऐसे स्थानों पर जाएंगी, उन्हें बचपन के साहसी कदम, रोमांचक घटनाएं, दृश्य, बातें आत्मविश्वास से भरने वाली थी। चुनिया जहां गोरी चिट्टी तीखे नैन नक्श वाली गहरे बदन की आकर्षक लड़की थी, उसे देखकर रीतिकालीन काव्य में वर्णित नायिकाओं की याद हो आती थी। चुनिया को अपनी इस अछूती दहकती सुंदरता का खमियाजा इस रूप में भुगतना पड़ा कि गांव में युवा, मनचले, रूपलोभी प्रौढ़ और रूप पिपासु बूढ़े उसके आगे पीछे घूमने लगे थे। उसे गाहे बगाहे छूने, सहलाने, चिपकाने की कोशिश में लगे रहते। आज जिन यौन शोषण की घटनाओं पर बहसें छिड़ जाती हैं, पकड़ा पकड़ी हो जाती है, ऐसी बातें चुनिया के साथ 50 बार खामोशी के साथ घटित हुई थी। एक घटना वह कभी नहीं भुला पाती, जब आइस पाइस खेलते हुए पटेल साहब के रिश्तेदार ने उसे अंधेरे में जोर से चिपका कर उसकी छातियों को इतनी जोर से मसल दिया कि वह दर्द के कारण रात भर सो नहीं पाई थी। और एक बार एक आदमी ने उसकी फ्रॉक में रखे अमरूद उठाने के बहाने उसकी जांघों के बीच अपनी कठोर उंगलियां गोल गोल घुमा दी थी। और वो शाम जब एक लड़के ने पतंग लूटने के बहाने उसको खंडहर में बुलाकर पकड़ लिया था। चुनिया समझ गई थी कि लड़के लड़की के बीच ये खेल इसी तरह चलते रहेंगे, इसलिए उसने भी इन सब को सबक सिखाने की तरकीबें सोच ली थी। बाद में सबक सिखाने के वे तरीके उसे भी मजा देने लगे थे। उसे लगने लगा था कि वह कितनी खास है, कितनी सुंदर, कि सब उसके पीछे कुत्ते की तरह लार टपकाते हुए भागते रहते। बाद में वे कच्चे पक्के अनुभव उसके जीवन में बड़े काम आने वाले थे। वह पुरुषों को सम्मान के साथ नहीं, बल्कि बराबर के स्तर पर, बल्कि ज्यादातर को अपने इशारों पर नचाने वाली थी। उसके मन में उनके लिए सफेद कुत्ते, काले कुत्ते संबोधन स्थायी रूप से जुबान पर बैठने वाले थे। जबकि मुनिया मध्यम कद की, सांवले रंग की, हल्का सा लचीलापन लिए नैन नक्श वाली लड़की थी। मुनिया समय के पहले ही जवान हो गई थी। यौवन ने उसकी देह को बेवक्त ही आकर्षण का केंद्र बना दिया था। मुनिया आप सोचती है तो उस पत्थर की तराशी, खजुराहो की मूर्तियां उसे अपना ही प्रतिरूप लगती थी। उसकी छातियां, गर्दन और कंधों में गजब का आकर्षण था। जब दोनों किशोरावस्था में कदम रख रही थी और दोनों की माओं को उनके 5 लाल दिनों के बारे में जब पता चला तो चौकस और चिंतित हो गई। उन दोनों को क्या पता था कि जांघों को रंगने वाला वह रक्त उनकी स्वतंत्रता, अलहड़ता और उड़ान को कैद कर देगा। हल्का हल्का चिनचिनाता वह रक्त स्राव उनके मन को भी चिनचिना रहा था। चुनिया मुनिया ने इस बंधन को, इस पहरेदारी को, इस बदलाव को शिद्दत के साथ महसूस किया। बगावत के बीज उनके चपल चंचल मन में प्रस्फुटित होने लगे। परिवार की चौकस निगाहों और टोका टोकी के बीच भी उन दोनों के भीतर अपने समवयस्क लड़कों के प्रति अजीब सा मीठा मीठा खिंचाव तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था। वे तमाम लड़के जो बेवकूफ, आवारा और कुत्ते नजर आते थे, अब राजकुमार बनकर न सिर्फ सपनों में बल्कि देह में उठती गिरती लहरों में भी प्रवेश कर गए थे। इस नई बेचैन कर देने वाली अनुभूति के बारे में वे दोनों पेड़ों की घनी छांव में बैठकर या ज्वार बाजरे के खेत में घूमते हुए बातें करती। वे गर्मी के दिन हुआ करते थे। तेज गर्म चलती हवाएं, उमस, आसमान से लेकर धरती तक को धधका देने वाली धूप, ढलती शाम में धूल भरे आसमान में दूर पक्षियों की तरह दिखाई देती पतंगों को उड़ाते, अलहड़बाजी करते लड़कों की गतिविधियों को वे दोनों हसरत भरी निगाहों से देखती।
और देर रात तक उनके बारे में बातें करती। उनकी बातें, उनकी फुसफुसाहटें, उनकी खिलखिलाहटें सबको चौंका देती थी। कर लो जितनी बातें करनी हो, शादी के बाद कौन कहाँ मिलने वाला, एक दूसरे की सूरत देखने को तरस जाओगी। शादी उनके लिए रोमांचक घटना थी, मगर ससुराल नामक स्थान डरावना, रहस्यमय और चिंता में डालने वाला था। छुनिया मुनिया तब भी अपने वर्तमान में जी रही थी। उनके तथाकथित प्रेमी जब परिवार वाले खेत खलिहान पर चले जाते और औरतें घरेलू काम में व्यस्त हो जाती, तो बहरों की तरह मंडराते हुए सांकेतिक भाषा में मिलने का स्थान बताकर मिलने की प्रतीक्षा करते। वे दोनों भी लोटा लेकर दिशा मैदान के बहाने निकल जाती। यह एक ऐसी अनिवार्य दैनिक क्रिया थी जिसके लिए कोई मना कर ही नहीं सकता था। मुंह अंधेरे तक वे अलग अलग दिशाओं से अपने अपने मार्गों से लौट आती और प्रेमी दूसरे मार्गों पर अदृश्य हो जाते। उनके कांपती सिहरती देह, डरा हुआ मन और मिलने की पुनः अभीप्सा हर पल बढ़ती जाती। पवित्रता अपवित्रता उनके लिए मायने नहीं रखती थी। नैतिकता अनैतिकता से वे शून्य थी। उनका मन जो मांग रहा था उसको वे पाकर प्रसन्न थी। पर निर्द्वंद्व चलती इस प्रेम लीला को कोई देख रहा था, पीछा कर रहा था। कौन? क्या आसमान में टिमटिमाते तारे, हवा में झूमते वृक्ष, या सुनसान खेत या वृक्षों पर बैठे परिंदे, या देर से लौटते पथिक? नहीं, वे नहीं। फिर कौन? वह थी लच्छो। लच्छो स्कूल जाती थी, पर हम उम्र बच्चों के बीच ना तो कोई औकात थी, ना पहचान थी। मास्टर जी भी उसको तवज्जो न देकर तथा कथित उच्च कुलों की लड़कियों की चापलूसी करते थे। लेकिन अब लच्छो के पास अपनी उपेक्षा और अपमान का बदला लेने का स्वर्णिम अवसर था। उसकी आंखों में बिल्ली की आंखें दिखती थी। मौके की तलाश में थी वो। लच्छो खुश थी, और एक दिन जब छुनिया मुनिया घर में नहीं थी, प्रेमालाप में लीन थी, उनकी माताएं पानी भरने के लिए आई थी, बाकी औरतें घरों को लौट गई थीं, आसपास सन्नाटा था, शाम की बेला थी, सूरज डूबने को था, परछाइयां लंबी होती जा रही थीं, तब ठिगनी कद की लच्छो अंदर से स्वयं को लंबा महसूस करती हुई, दृढ़ कदमों से चलती हुई उन दोनों के बीच आ खड़ी हुई। जानती थी उसकी बात पर वे दोनों यकीन नहीं करेंगी, इसलिए नाम एवं स्थान के बारे में बताते हुए उसने संपूर्ण आंखों देखा हाल सुना डाला। वह देख रही थी अपनी चुगली की प्रतिक्रिया। उन दोनों का आश्चर्य, क्षोभ, डर और घर में आने दो, हाथ पांव तोड़ देंगे जैसे वाक्यांश की पीड़ा दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया। दोनों को अपने कुलच्छनों के लिए घर में कैद कर दिया गया और उन दोनों के प्रेमियों की इतनी धुनाई की गई कि उनकी 7 पुश्तें आंख उठाकर देखने की हिम्मत और हिमाकत नहीं कर सकती थी। छुनिया मुनिया को जितने तमाचों की मार पड़ी थी, वे दोनों लच्छों को सूद समेत लौटाने की प्रतिज्ञा कर चुकी थी। छुनिया मुनिया वैसे भी लच्छों को 2 कौड़ी की बदसूरत, जलनखोर, कमीनी आदि कह कहकर झूठा साबित करने में लगी थी, लेकिन उनके माता पिता अब किसी प्रकार की रिस्क लेने को तैयार न थे। छुनिया मुनिया के बहकते कदमों, मन में उमड़ती प्रेमाकांक्षाओं और चरित्रहीन होने की प्रक्रिया से रोकने वाली लच्छो उनके लिए सबसे विश्वसनीय खबरनवीस बन गई थी। हित चिंतक और समझदार बनी लच्छो की हैसियत उनकी नजरों में बढ़ गई, और लच्छो मुस्कुरा रही थी। लच्छो की मुस्कुराहट धूप की तरह असीम थी, झुलसा देने वाली। लच्छो मुस्कुरा रही थी और उधर छुनिया मुनिया की हंसी ठिठोली मुस्कुराहटें कम होती जा रही थी। परस्पर मिलना जुलना, लंबी लंबी बातें करना बंद हो गया था। वे अपने अपने घरों में कैद थीं, अकेली और उदास थीं, भयभीत और सहमी हुई थीं। उनका वर्तमान अतीत बन चुका था और जिया हुआ जीवन सपना। कभी कभार मिलने पर उनकी बातचीत का एक ही विषय होता, लच्छो। लच्छो को सीख सिखाने की तीव्र इच्छा, उसको दबाने, बदनाम करने की कश्मकश। समय जैसे उनके बीच में थम सा गया था। जीवन निरर्थक लगने लगा था। बाहर की दुनिया मस्ती, चूल्हा चौके, गिनौची और दालान तक सिमट कर रह गई थी, और इस सिमटी निराश प्रेम विहीन दुनिया में छटपटाती छुनिया मुनिया को तब और गहरा आघात लगा जब मुनिया अपने ताऊ के साथ शहर चली गई। शहर में उसके चचेरे भाई पहले से ही रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उसके ताऊजी राजनीतिज्ञ थे। राजनीति में उनकी छोटी मोटी महत्वाकांक्षाओं को स्थान मिल जाता था। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का श्रेय उन्हें जाता था। उससे जुड़ी स्मृतियां उनके जहन में थीं,
जिन्हें वह अक्सर नेताओं के बीच किसी रोचक वीर कथा की तरह सुनाया करते थे। उनकी प्रतिष्ठा थी, नाम था, यूं भी उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। खासकर लड़कियों को लेकर उनकी सोच खुली और व्यापक थी। लड़कियों की शिक्षा को लेकर वे प्रगतिशील थे। ज्ञान की वैतरणी में लड़कियों को तैरना चाहिए, तभी वे परिवार को सही ढंग से चला सकती हैं, ऐसा उनका मानना था। उनका यह भी मानना था कि जिस घर में बहू बेटी खुश नहीं होती और जहां उसको सम्मान नहीं दिया जाता, उस घर में सुख समृद्धि नहीं आती। यहाँ तक कि देवता भी नाराज हो जाते। अतः उन्होंने मुनिया का एडमिशन स्कूल में करवा दिया। मुनिया का नया नाम लिखा गया मीनाक्षी तिवारी। मीनाक्षी तिवारी ने मुनिया के रूप में छुनिया को आखिरी बार गले लगाकर आंसू पोंछते हुए जीवन भर न भूलने की कस्में खाकर अपने गांव और अपनी प्यारी सखी से विदाई ली थी। उस सूर्योदय की बेला में जब तक बैलगाड़ी आंखों से ओझल नहीं हो गई थी, छुनिया अपनी जगह पर खड़ी हाथ हिलाती रही थी। आंसुओं से उसके गाल धुल रहे थे। घर लौटते हुए उसकी हिचकियां बंद गई थी। भीतर का खालीपन चारों तरफ बर्फ की तरह जम गया था। पूरा गांव उसे निर्जन और उदास, अकेला और वीरान लगने लगा था। न रात कटती थी, न दिन बीतता था। छत पर बनी अटारी में पड़ी वह एक विरहिणी नायिका की तरह आहें भरती रहती। छुनिया 2 महीने में ही सूख कर कांटा हो गई थी। घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी थी। चूंकि पटेल साहब का परिवार खेती बाड़ी जमींदारी में अव्वल था, हाँ, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को वो उतना महत्व नहीं देते थे, न ही जीवन के लिए जरूरी मानते थे। अतः अब उन्हें छुनिया की शादी जरूरी लगने लगी। पटेल साहब अपनी लाडली बेटी के लिए जमीन जायदाद का मालिक, सुंदर और रौबदार लड़का ढूंढ रहे थे और उधर लच्छो गांव के ही निकट दूसरे गांव के स्कूल में जाने लगी थी। उसने बोर्ड की परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के कारण उसे वजीफा मिल गया था। आगे चलकर वह शहर के आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल में चली गई थी। उसका सपना था बहन जी बनने का। होशियार, लोकप्रिय बहन जी, जो कक्षा में बच्चों के बीच अपने लिए प्रशंसा और सम्मान का भाव देखना चाहती थी। लच्छू ने अपने भीतर कुछ आदर्शवादी संकल्प ले रखे थे, जैसे नंबर 1 वह छुआछूत नहीं मानेगी, न उस तरीके का व्यवहार होने देगी। नंबर 2, जाति और धर्म को हमेशा अलग रखेगी, जिसका सामना उसे कदम कदम पर करना पड़ा था। वो तो छुनिया मुनिया की प्रेम लीला उसके पिता को ना बताती तो क्या वे कभी उससे बात करते, उसे अपने घर में आने देते। तीसरा, अमीरी गरीबी को दोस्ती के आड़े नहीं आने देगी, जो कि उसके अपमान का कारण बनी हुई थी। पर सपनों की गिनती यकायक थम गई, क्योंकि इस बीच लच्छो का रिश्ता तय कर दिया गया। उसकी जाति में ज्यादा पढ़े लिखे लड़के नहीं मिलते थे, इसलिए उसका आगे पढ़ना उसके परिवार की नजरों में बेकार था। पर लच्छो का विवाह उसके लिए वरदान साबित हुआ। ससुराल में रहते हुए पति के साथ खूब खूब अलमस्त जीवन जीते हुए, माँ बनते हुए भी वह पढ़ाई करती रही, क्योंकि इन सारी बाह्य क्रियाओं की बनिस्पत उसके भीतर चल रहे सपने कहीं ज्यादा मजबूत, विराट और सकारात्मक थे। उसकी इस चमत्कारिक प्रतिभा से उसका पति अभिभूत था। पति छोटी सी नौकरी में लग गया था और लच्छो पढ़ाई में। पहले बेटा, फिर बेटी, फिर तीसरी संतान बेटा। उसी क्रम में लच्छो ने बीए किया, फिर एमए और फिर बीएड, और अंततः लच्छो स्कूल में टीचर बन गई। चूंकि लच्छो आरक्षित कोटे में आती थी, इसलिए उसे कामयाबी के अवसर उसी तरह से मिलते चले गए। लच्छो का जीवन जैसे चिकनी राहों पर भागता जा रहा था। भाग्य उस पर मेहरबान था। पति, परिवार सब उसके साथ थे। परिस्थितियां उसके अनुकूल थीं, सपनों को पंख लग चुके थे। कॉलेज की नौकरी में आते ही लच्छो लक्ष्मी प्रसाद सिंह बन गई थी। इतनी कम उम्र में 3 बच्चों की माँ के पद चिन्हों पर बच्चे चल रहे थे। समय लक्ष्मी की मुट्ठियों में था। चारों तरफ से सफलताओं के दरवाजे खुल चुके थे। ठिकने कद की साधारण रंग रूप पर भरी छातियां और उभरे कूलों वाली लक्ष्मी को न रंगों की समझ थी, न शहरी ढंग से बात करने का अभ्यास। उसकी वेशभूषा और पूरा व्यक्तित्व देखकर कोई भी उसे अपने बीच बैठाने में संकोच करता था। वही लक्ष्मी एक नए रूप में, एक नए रंग में, नई साज सज्जा में दिखाई देने लगी थी। कहते हैं, सफलता आत्मविश्वास को सूरज की तरह चमका देती है। स्वयं को गढ़ने के लिए वह निरंतर मेहनत कर रही थी। योगा क्लास ज्वाइन करने के कारण लक्ष्मी की देह
गठीली, आकर्षक और चिर यौवना की तरह हो गई थी। घुंघराले घने काले बालों को उसने गोलाकार कटवा लिया था, जिससे उसकी गर्दन छोटी दिखाई देने लगी थी। बाहों को उसने एक विशेष शेप दिलवा दिया था। गहरे कट के ब्लाउज उसके सामने यानी वक्ष यानी पीठ को सेक्सी दिखाने में मदद करते थे। होंठों पर गहरी कॉफी कलर की विदेशी लिपस्टिक लगी होती, जिससे उसके होंठ रसीले लगने लगे थे। दांतों का इलाज करवा कर उसने सारे गैप भरवा कर ब्लीच से चमकीले कर मुंह की दुर्गंध को दूर कर लिया था। एक हाथ में कंगन, दूसरे में घड़ी होती। दोनों हाथों की उंगलियों में बेशकीमती अंगूठियां, साड़ियों का सिलेक्शन लक्ष्मी अपने अति आधुनिक सहेलियों की मदद से करती थी। सबसे अच्छी जगह यानी राजधानी में उसे सरकारी आवास मिल गया था। बाहरी बाउंड्री, घने पेड़, मखमली दूब, कतारों से सजे गमले, अंदर महंगा कालीन, सोफे और दो विदेशी पूंछ हिलाते, मुंह खोले, दांत और जीभ लपलपाते काले काले कुत्ते। हालांकि लक्ष्मी का पति तृतीय श्रेणी कर्मचारी था, पर इस बीच लक्ष्मी की दोस्ती बल्कि अंतरंगता की दीवार को ढहाते संबंध अपने ही गांव के एक बड़े अधिकारी से हो गए थे, जिसके चर्चे राजधानी के उच्च तबके में शराब के दौर के बीच चटकारे लेकर होते। उस आदिवासी अफसर ने लक्ष्मी की धाक जमा दी थी। धाक इस मायने में कि लक्ष्मी को उनकी लाल बत्ती की गाड़ी कई दफा कॉलेज छोड़ने आती और लाल बत्ती वाला अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग में कमिश्नर बन गया था। बस फिर क्या था, कॉलेज में महिला पुरुष सभी लक्ष्मी के चारों तरफ यूं भिनभिनाने लगे जैसे गुड़ पर मक्खियां। लोग देखते लक्ष्मी का रुतबा, लक्ष्मी की मालकियत। वह आईएएस अफसर लक्ष्मी के गांव से था, अपने लोगों को प्रोत्साहित करता था, मौका देता था। फिर लक्ष्मी जैसी स्मार्ट, वाचाल, बुद्धिमान और आधुनिक शहरी महिला उसके लिए खासा महत्व रखती थी। उम्र की ढलान पर एक बदशक्ल आदमी के लिए हर वक्त ताजा तरीन लगने वाली स्त्री की हंसी, उसका सामीप्य, उसकी दैहिक मादकता उन्हें अंदर तक जवान कर देती। कहा जाता था कि गांव में उसकी कुरूप पत्नी परित्यक्ता की तरह संघर्ष भरा जीवन जी रही थी। इसलिए लक्ष्मी उनकी अघोषित दूसरी पत्नी के रूप में ख्याति तथा रुतबा हासिल कर चुकी थी। आस पड़ोस वाले देखते सुबह शाम नियमित रूप से अफसर की लाल बत्ती की गाड़ी लक्ष्मी के दरवाजे पर खड़ी होती। ठीक उसी समय उसका पति अपने दोनों कुत्तों को बाहर घुमा रहा होता। इस अधिकार के चलते ही लक्ष्मी उनके पद का, उनके अधिकारों का इस्तेमाल अपने लिए, अपने मित्र मंडली के लिए कर रही थी। लोग साहब की पावर लक्ष्मी में देखा करते थे। लक्ष्मी एसपी मैडम के रूप में स्थापित हो चुकी थी। काम करवाने वाले लोग साहब के पीए से कम लक्ष्मी मैडम से ज्यादा संपर्क करते। जब सब तरफ से लोग हताश हो जाते तो लक्ष्मी उनकी उद्धारक बनने का श्रेय लूट लेती और वह शान से चश्मा पहनकर शानदार गाड़ी में यूं चलती उतरती गोया इस शहर की वही मालकिन हो। इस जीवन का लुत्फ कैसे उठाया जाना चाहिए कोई लक्ष्मी से सीख सकता था। चर्चा तो यहां तक चल पड़ी थी कि लक्ष्मी बहुत जल्द राजनीति में आने वाली है। साहब उसको सांसद बनवाने का मन बना चुके हैं, तो भावी राजनेता से कौन मधुर संबंध नहीं रखना चाहेगा। लक्ष्मी उड़ रही थी, मौसम का मिजाज देखकर उड़ रही थी, हवा का रुख देखकर उड़ान भर रही थी। और उधर छुनिया, जिसका नाम ससुराल वालों ने छवि रख दिया था, का भाग्य परमात्मा के हाथों की कठपुतली बना था। समय ने उसके साथ ऐसा क्रूर खेल खेला कि वह स्वयं को खड़ा ही न कर सकी। माता पिता बेवक्त बूढ़े हो गए थे। सास ससुर की खामोशी उसे घायल कर रही थी। वह जितनी दूर तक देखती उसे निर्जन अंधकार में डूबा भविष्य ही नजर आता। जिस समाज में वह रहती थी उस समाज में पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व न था। जीने का, खुश रहने का, पहनने ओढ़ने का मतलब था पति। गोद में पल रहा शिशु जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, छवि का क्रोध, अवसाद और अकेलापन विक्षिप्तता की हद तक बढ़ता जा रहा था। बीमार पति का मरना तय था, पर छवि का जीना मृत्यु तुल्य क्यों था? मुनिया यानी मीनाक्षी को 4-5 माह बाद जब खबर लगी तो वह रात भर छत पर घूमती फिसलती आकाश को तकती रही। दूसरी रात भी उसकी करवटें बदलती हुई बीती। बचपन एक बार फिर अपनी उद्दीप्तता लिए खड़ा था। ऐसे शोकाकुल माहौल में अपनी सखी को सामने पाकर छुनिया यानी छवि का बांध टूट पड़ा। वह दहाड़ मारकर जो रोई तो पूरा घर क्या, आसमान और धरती क्या, वृक्षों पर बैठे परिंदे तक सहम कर उड़ान भर बैठे।
दुबली पतली छवि और दुबली हो गई थी, मात्र हड्डियों का ढांचा। छवि को इस हाल में छोड़ना मीनाक्षी को गवारा न था। मीनाक्षी इस बीच जो सीखी हो, अपनी बात मनवाना अलबत्ता जरूर सीख गई थी। 2-3 दिन की मान मनोवल के बाद छवि के ससुराल वालों ने उसे जाने की अनुमति दे दी। उसका मन बदल जाएगा, रात दिन वही बातें सोचकर कलपती रहती होगी। जल्दी वापस भेज देना, उसकी सास ताकीद कर रही थी। हम तो अपने नाती का मुंह देखकर जिंदा रह लेंगे। और छवि कैसे जिंदा रहेगी, जिसने आपके नाती को जन्म दिया है? सब खामोश थे। अब और नहीं रोना है, बस, मीनाक्षी ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। तो क्या करें? वहां चलकर सोचते हैं। पर तुम मान लो कि यहाँ रहकर तुम 10 साल भी जिंदा नहीं रह सकोगी। तुम्हें स्वावलंबी बनना चाहिए, अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए। हमसे कुछ ना होगा मुनिया। कुछ नहीं होगा से क्या मतलब? ये शब्द तो तुम्हारी जुबान पर आना ही नहीं चाहिए। सोच कर देखो, क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें जीने देंगे? गांव की हवेली में भूतों की तरह भटकती रहोगी। क्या तुम्हें अपने बच्चे का भविष्य नहीं संवारना है? अपने आप से और हम सब से वायदा करो कि वापस नहीं जाओगी। वे सब नाराज हो जाएंगे। इसके भविष्य का खर्चा कौन उठाएगा? इसका हक मारा जाएगा, वही देंगे, लेकिन इन शर्तों पर नहीं कि तुम उन सब के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दो। मीनाक्षी एक के बाद एक तर्क दिए जा रही थी। वह जानती थी वृक्ष आंधी में गिरते हैं, जड़ों से उखड़ा नहीं करते। अभी भी उसे सीधा करके खड़ा किया जा सकता है। एक संतप्त जीवन जो सारी कामनाओं से दूर भाग रहा था, बस उसे जोर से थामने की जरूरत थी। इस प्रकार छवि की नई जीवन यात्रा ने यहाँ से एक नया मोड़ पार किया। उस मोड़ के पीछे वाली गली को छोड़ दिया जो अंधकार में डूबी थी, जहाँ के साए उसका पीछा करते रहते थे। मीनाक्षी के साथ रहकर वह अपने लिए जमीन तैयार कर रही थी, यानी उसने पढ़ाई आरंभ करने की कोशिश शुरू कर दी थी। हालांकि यहाँ का खुला आकाश, खुला वातावरण, बेरोक टोक जिंदगी अच्छी लगती थी, अपने बच्चे को लेकर कुछ करने की तमन्ना इस अवस्था तक आने में उसे हफ्तों लग गए थे। मीनाक्षी के साथ उसका उठना बैठना, विभिन्न स्थानों पर जाना, हाट बाजार, कला केंद्रों, अलग अलग साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होना उसके लिए अलग जादुई दुनिया में जाने जैसा था। उसने महसूस किया कि ज्यादातर लोग उसकी गहरी काली जादुई आंखों, आकर्षक देह और उसकी मुस्कुराहट को विस्मय तथा प्रशंसा भरी निगाहों से देखते थे। उसकी आमंत्रित करती आंखें और होंठ कशिश पैदा करते थे, जबकि मीनाक्षी जानती थी कि उसके देह में थोड़ा सा और भराव आ जाए तो वह विदेशी फिल्म अभिनेत्रियों की तरह अपनी मादक अदाओं से इस रसिक समाज को अपने मोहपाश में बांध सकती थी। मीनाक्षी का अपना रंग रंगीला मित्र समाज था। कवि, कलाकार, नाट्यकर्मी, अभिनेता, समाज के अलग अलग तबकों के उच्च पदस्थ लोग अक्सर ही उसके घर में धमा चौकड़ी मचाए रहते। शराब और शायरी के दौर चलते थे। नाटकों की रिहर्सलें होती, एक दूसरे की टांग खिंचाई होती तो दूसरे ग्रुप के लोगों का मजाक उड़ाया जाता। अब इस रंगीन महफिल में छवि का आगमन एक नए सुरूर को पैदा कर रहा था। वैधव्य की उदासी ने उसको सब के बीच सहानुभूति का पात्र बना दिया था। हर कोई उसके भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करता, कुछ न कुछ करवाने के लिए प्रयत्न करता। लगता कि वह किसके कितने निकट है, कितनी आत्मीय है या रहेगी, इसके लिए रसिक समाज के बंदे अपनी सेवाएं देने के लिए प्रस्तुत रहते। धीरे धीरे छवि ने भी अपने गंवई संकोच की जंजीरें तोड़ी, अपनी शांत गंभीर दर्द भरी मुस्कान को मादक बनाया। साड़ी जैसी परंपरागत देह ढांपू वेशभूषा को त्याग कर सलवार सूट और जीन्स पर आ गई। वह तमाम दुनिया जहान के साथ थिएटर में रुचि लेने लगी। पढ़े लिखे आधुनिक बौद्धिक समाज ने उसको हाथों हाथ लपक लिया और उसके नन्हे बेटे को एक साफ सुथरी पढ़ी लिखी आया के हवाले कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता बच्चा अपनी माँ से ज्यादा अपनी आया को प्रेम करने लगा। छवि अपने जीवन की दिशा पकड़ रही थी। वैधव्य का ठप्पा, ससुराल वालों का भय, माता पिता की नसीहतें बहुत पीछे छूट गई थी। अब सब कुछ थी तो मीनाक्षी को नौकरी की जरूरत थी, जो आज के जमाने में मुश्किल थी। वह प्रखर बुद्धि की मलिका थी, वाचाल थी, तर्क वितर्क करना जानती थी। उसे पुरुषों को पटाना, रिझाना और नचाना आता था, खासकर ऐसे बूढ़ों को जो बाहर की दुनिया में बड़े बड़े नामों और कामों से जाने जाते थे, लेकिन भीतरी दुनिया में वे बेहद सामान्य किस्म के रूप लोभी, रस लोभी, सुरा प्रेमी सामान्य जन ही थे।
अंततः मीनाक्षी एक संस्था के संस्थापक के पास जा पहुंची। मैं आपकी संस्था से जुड़ना चाहती हूँ, आपका स्वागत है। आप जानती ही होंगी कि हमारी संस्था के नियम और अनुशासन बड़े सख्त हैं, चाहे विचारधारा के स्तर पर हो या आचार व्यवहार के स्तर पर। पहले आपको उनके बारे में जानना होगा। उनमें कोई समझौता नहीं किया जाता। संस्था प्रमुख ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। बूढ़ा चतुर और चालाक है, आसानी से हाथ में नहीं आएगा। मीनाक्षी ने मन ही मन उसे गालियां देते हुए कहा। क्या करना होगा? उसने आंखों से रस उंडेलते हुए पूछा। कुछ समय के लिए हमारे यहाँ आइए, कार्यक्रमों में शामिल होइए। यदि आपको लगता है कि आप वह सब कर सकती हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, प्रतिबद्धता पहली शर्त है, ईमानदारी और प्रतिबद्धता। फिर आपकी योग्यता को परखने, उसे संवारने और परिष्कृत करने की जिम्मेदारी हमारी है। मीनाक्षी एक टक संस्था प्रमुख का गोरा चिकना बिना झुर्रियों का चेहरा देखे जा रही थी। उस चेहरे पर अनुभवों की रंगत थी, आंखों में भेदने वाली दृष्टि और बातों में साफ गोई की धार। मीनाक्षी उनके सामने जरा भी घबराई नहीं, ना ही पीछे हटी। इस भूरे बूढ़े घोड़े की लगाम अपने हाथों में लेने की आकुलाहट उसके मन में बढ़ने लगी। लोगों के साथ कैसे कूटनीतिज्ञ संबंध बनाने होते हैं, यह सब कुछ उसने अपने परिवार में देखा था, ताऊजी के राजनीतिक जीवन में अनुभव किया था। मीनाक्षी ने अब अपने पत्ते खोले, ताऊजी के बारे में बताया। संस्था प्रमुख आश्वस्त हुए। धीरे धीरे मीनाक्षी ने अपने वाक चातुर्य और बुद्धिमत्ता से सबको अभिभूत कर लिया। वह संस्था की एक एक गतिविधि का जरूरी हिस्सा बनती गई। संस्था का व्यापक परिचय क्षेत्र उसका अपना क्षेत्र बन गया। हर व्यक्ति से संपर्क करना, बात करना अब मीनाक्षी का काम था। मीनाक्षी ने महसूस किया कि उस कुर्सी पर बैठकर हिंदुस्तान भर की बड़ी बड़ी हस्तियों से संबंध बनाए जा सकते हैं, अपनी पहचान बनाई जा सकती है, जिसके लिए वह वर्षों से प्रयासरत थी। और बहुत कम समय में ही समाज सेवियों, कानूनविदों, शिक्षा शास्त्रियों, साहित्यकारों, नेताओं, बड़े बड़े अफसरों और राज्यपालों से मीनाक्षी के व्यक्तिगत संबंध बन गए थे। मीनाक्षी को सामने खुला, साफ, चमकीला आकाश दिखाई दे रहा था, जो उसके मन में दबे छुपे सपनों को पूरा करने के लिए खड़ा था। बस जरूरत थी इस चिकने चालाक घाघ बूढ़े को अपने विश्वास में बनाए रखने की, क्योंकि इस आदमी ने अपना प्रभा मंडल बना रखा था। देश दुनिया की तमाम सभाओं, समितियों में वह सदस्य, निर्णायक, सलाहकार, अध्यक्ष बनकर भाषण देने जाता, सम्मानित होता, लोगों को सम्मानित करवाकर अपनी जय जयकार करवाता। अपार संभावना और क्षमताओं के बीच मीनाक्षी तिवारी के व्यक्तित्व का विकास कुछ इस तरह हुआ कि उसने अपने लंबे बाल कटवा लिए। उसकी चाल ढाल और देह में अभिजात्यपन झलकने लगा। तराशी हुई भाषा शैली में होंठ दबाकर काजल लगी आंखों से गंभीरता झराती जब वह बात करती तो सामने वाला उसकी प्रशंसा किए बिना न रहता। हर व्यक्ति उससे बातें करने के लिए, संपर्क बढ़ाने के लिए ललायित रहता और वह छवि को जाकर वहां के दृश्यों का यूं बयान करती कि जब मैं वहां गई तो 3 भूरे कुत्ते बैठे थे, साहित्य के कुत्ते, समाज के कुत्ते, औरतों की तरफ लार टपकाते कुत्ते। छवि उसके होंठों पर उंगली रखती। क्या बोल रही हो? सच तो बोल रही हूँ। साले अपनी टांगों पर सीधे खड़े नहीं हो पाते, पर औरत को देखते ही लार टपकाते हुए ललचाते आ जाते हैं। इनकी असलियत देखनी हो तो शराब की पार्टियों में देख लो। शराब पीकर इन्हें अपना ही होश नहीं रहता है। दिन में ये औरतों के सामने झुके झुके दांत निपोड़ते दिखते हैं और रात में उन्हीं औरतों के लिए क्या क्या नहीं बोलते हैं। मैं तो सबके मजे लेती हूँ। कहेंगे मीनाक्षी जी किसी प्रोग्राम में दोबारा जरूर बुलाना, कहकर मीनाक्षी जोर का ठहाका लगाती। छवि उसका चेहरा देखे जा रही थी और मीनाक्षी तथाकथित बड़े लोगों को यूं गालियां दिए जा रही थी जैसे यार दोस्त आपस में बात करते हुए गालियां देते हैं। इनमें से एक कुत्ता अपनी 2 कौड़ी की किताबें लेकर सुबह सुबह आ जाता है। हमारी किताबें पढ़िए मैडम। साला चूतिया अपने कूड़ा जबरदस्ती पढ़वाना चाहता है। सोचता होगा मैं वहां पर इसकी किताबों की समीक्षा करवा दूंगी। बाहर ऐसी अकड़ दिखाता है कि सीधे मुंह बात नहीं करता और मेरे सामने गिड़गिड़ाता रहता है। छवि हंस हंस कर लोटपोट हुए जा रही थी और मीनाक्षी किस्से पर किस्से सुनाए जा रही थी। इन तमाम घटनाओं दुर्घटनाओं के बीच साहित्यिक और सांस्कृतिक शहर ने देखा एक उभरती हुई पर स्थापित होने के लिए
अपनी प्रतिभा को प्रामाणिक बनाते हुए अपने व्यक्तित्व के प्रभामंडल और मादकता से रिझाते हुए मीनाक्षी को, जिसकी तूती संस्था से लेकर साहित्य और शेष समाज के बीच बोलती थी, जो आरोप प्रत्यारोपों को, किसी के साथ अपना नाम जोड़े जाने को मजाक के रूप में लेकर उन्मुक्त ठहाकों में उड़ा देती। इधर छवि ने एक उभरती हुई कवयित्री और रंगमंच कलाकार के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। उसकी बिंदास छवि के कारण पुरुषों में उससे दोस्ती करने की होड़ लग रही थी, और सबसे बड़ी बात कि छवि के ऊपर माता पिता, भाई बहन, पति या किसी पुरुष का वर्चस्व नहीं था जो उसके बहते जीवन को बाधित कर सके। इस बीच गर्मा गर्म खबरें उड़ती रहती कि छवि फला फला कवि की दोस्त है, फला लेखक के साथ घूम रही थी, फला कलाकार के साथ सिगरेट पी रही थी, या कल रात उसके घर के सामने फला मंत्री, अफसर या उद्योगपति की गाड़ी खड़ी थी। यह उसका 7वां वर्ष था इस शहर में, गांव तथा परिवार को त्यागे हुए, जबकि सच्चाई यह थी कि उसके दोनों ही परिवारों ने उसे त्याग दिया था। उसके चरित्र और आचरण को लेकर वे शर्मसार थे, नाराज थे। ससुराल वालों के लिए वह कुलच्छनी थी, वाहियात थी, बेशर्म औरत थी। उन तमाम रिश्ते, बातों, चर्चा कुचर्चाओं को पीछे छोड़ती छवि इन दिनों एक शादीशुदा, लगभग तलाकशुदा आदमी के साथ प्रेम में डूबी हुई थी। दोस्ती और प्रेम में फर्क होता है, मीनाक्षी उससे पूछती। तुम्हें क्या चाहिए, दोस्त या प्रेमी या पति? छवि कहती, दोस्त अपनी जगह, प्रेमी अपनी जगह और पति अपनी जगह। वैधव्य का धक्का उसके जीवन में लगा था जिसे वह मिटाना चाहती थी। बचपन का वो उन्माद, वो प्रेम, वो स्पर्श अब भी उसकी रगों में बहते खून को गरमा देता है। वह जीने में विश्वास करती थी, न कि रोने में। उसके लिए सेक्स एक जरूरत थी, स्वस्थ कुंठा रहित देह को बनाए रखने की दवा, नैसर्गिक जरूरत, जिसे वह वर्जना या पाप नहीं मानती थी। वह अब तक खेलती रही थी, मगर अब छवि जीवन में स्थायित्व चाहती थी, सुरक्षा चाहती थी, अपने लिए, अपने बेटे के लिए नाम चाहती थी। एक ऐसी संपूर्ण जिंदगी की कामना उसके भीतर अंगड़ाई ले रही थी, जिसके दिल में प्यार हो, पैसा हो, भरोसा हो, उसके बेटे को अपनाने का साहस हो। वह शादी करना चाहती है। उसकी शादी टिकेगी? उसके दोस्त आपस में मजाक करते। सवाल शादी के टिकने न टिकने का नहीं था, सवाल था उसकी जिंदगी में ठहराव लाने वाली शादी का। ये सच भी था कि उसकी शादी कई पुरुष मित्रों के गले नहीं उतर रही थी। उसके युवा, प्रौढ़ और बूढ़े और दमदार, मालदार पुरुष प्रेमी उसे यूं मुक्त करने के मूड पे नहीं थे। न वे चाहते थे कि छवि किसी एक की होकर रहे। वह सब के बीच सबकी बनकर रहे, इसलिए समझाइश दी आंखें खोलने की। अनेक नाकाम कोशिशें की गईं, पर छवि अब इन तमाम खिलंदड़ों के बीच अपना शेष जीवन यूं ही नहीं जीना चाहती थी। उसे सामने दरवाजे पर खड़ा शानदार भविष्य दिखाई दे रहा था, और जैसी उसकी इच्छा थी, जैसा उसका सपना था, ठीक वैसी इच्छा और सपने लिए वह पुरुष उसे खींच रहा था। महानगर का चमकता दमकता जीवन, जिसमें कमाऊ पति था, दोस्तों के लिए स्पेस भी था, उसके बेटे का सुरक्षित भविष्य भी था। जैसा उसका स्वभाव था, उन्मुक्त, मस्त, चंचल, बहुरंगी, वैसा ही उसके होने वाले पति का भी जीवन था। जैसे खुलकर वह जीना चाहती थी, वैसे ही वह भी जीना चाहता था। उसने अपनी असुंदर, कम पढ़ी लिखी पत्नी को तलाक दे दिया था और कई वर्षों से अत्यंत सुंदर स्त्रियों के साथ रंगरेलियां मनाता हुआ अपने दोनों बच्चों के लिए घर और घर की देख रेख करने वाली पत्नी चाहता था। शादी के बाद जो प्रतिक्रियाएं हुई वे कितनी रोचक और लंबी थीं, वह एक अलग कहानी है। पर बचपन और किशोरावस्था के दिनों को विदा कहकर जब छवि ससुराल जा रही थी, और बाद में वैधव्य के दिनों में जब उसने स्वयं को दुख के समुद्र में डूबते हुए महसूस किया, तो उन दिनों को वह बीते दिनों की कहानी के रूप में भूल जाना चाहती थी। ऐसा भाग्य सबका कहाँ? ऐसा बिंदास जीवन कितनी महिलाएं जी पाती हैं? साथ वाली महिलाएं उसको देखकर ईर्ष्या से भर उठती। अगर किसी में हिम्मत है समाज और परिवार से टकराने की, तो उठाओ ऐसा कदम। हम लोग तो सपने तक में उसी एक पति के बारे में सोचते रहते हैं, और वह तो खुलकर जीती है। उसकी दोस्त उसके इस तरह के जीवन की सराहना करते न सकती, क्योंकि छवि के आजाद जीवन में उन्हें अपने आजाद होने का एहसास होता था। उन्हें लगता कोई तो है जो इस पति रूपी पुरुष समाज को जूतों के नीचे रखकर अपने आगे पीछे घुमाती है। इस बीच लक्ष्मी कॉलेज के हॉस्टल की वार्डन बनाई जा चुकी थी।
शहर के बीचों बीच बने कन्याओं के हॉस्टल की वार्डन। वार्डन यानी उसमें रहने वाली लड़कियों पर स्वामित्व होना, उन्हें अपने अंडर में रखकर अपने अनुसार चलाना, खाद्य सामग्री से लेकर हर चीज पर कब्जा। चूंकि इस हॉस्टल में विशेष वर्ग की लड़कियां रहती थीं, इसलिए लक्ष्मी का वार्डन बनना सबको जायज लगा था। लक्ष्मी के पुलिस विभाग से लेकर हॉस्पिटल तक संपर्क संबंध थे। उसमें असीम ऊर्जा थी। लोगों को जोड़ने की कला में वह माहिर थी। कैसे, किसका, कहाँ, कितना, किस तरह इस्तेमाल करना है, वह बखूबी जानती थी। विपरीत परिस्थितियों को भी वह अपने अनुकूल बना लेती थी। लक्ष्मी ने हॉस्टल की कायाकल्प कर दी, यानी पिछले वर्षों की गंदगी, टूट फूट, असुविधाओं को दूर करवाया। फिर कुछ ऐसी चीजें बनवाई जैसे बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस कोर्ट, वाचनालय, जिनका लोकार्पण उसने उच्च अधिकारियों से करवाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से नेता, उच्च अधिकारी अभिभूत हो गए। लड़कियों का उमड़ता मादकता लिए निष्पाप यौवन उनकी आंखों में बस चुका था। अब तो कार्यक्रमों का सिलसिला चल पड़ा। लक्ष्मी हॉस्टल की लड़कियों को हर जगह भेजती। आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अन्य कोटे की लड़कियों को इतनी प्रशंसा कभी न मिली थी जितनी लक्ष्मी के कार्यकाल में मिल रही थी। कॉलेज में कभी कभार होती कानाफूसी लक्ष्मी तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि लक्ष्मी के रुतबे के सामने हर कोई नतमस्तक रहता था। हाँ, इस बीच विभागाध्यक्ष से जरूर लक्ष्मी का झगड़ा हो गया था। वे बार बार लक्ष्मी को क्लास लेने को कहती और लक्ष्मी अपनी लिपस्टिक पुती मुस्कान से बात को टाल देती। टाइम टेबल को लेकर विरोध करती। बात प्राचार्य तक पहुंची। दोनों को समझाइश दी गई। लक्ष्मी ने देख लिया था कि विभागाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना रस्तोगी मीनाक्षी तिवारी की सास हैं। दोनों एक ही ब्लॉक में रहती हैं। लक्ष्मी को बचपन की वो घटना याद आ गई जिसकी वजह से मुनिया को घर वालों ने घर के भीतर बंद करके पिटाई की थी। लक्ष्मी भी अब बदले के लिए 100% तैयार थी। विभागाध्यक्ष किसी और भावना से उसके पीछे पड़ी थी। उसे यह मंजूर नहीं था, सो बाहर निकलते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आप लोग समझते क्या हैं अपने आप को? सब मिलकर साजिश कर रहे हैं। मुझे पूरे दिन के लिए फंसा दिया है। आपको पता है कि मैं वार्डन हूँ, मुझे वहां के भी काम रहते हैं। कहते हुए लक्ष्मी ने टाइम टेबल की पुड़िया बनाई और अर्चना रस्तोगी के मुंह पर दे मारी। सब के सब हतप्रभ। अर्चना रस्तोगी को काटो तो खून नहीं। इतनी मजाल कि कोई उनसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर दे। और यह छिनाल कुत्ती, कोटे अफसर की रखेल, समझती क्या है अपने आप को? इसे पता नहीं है कि अर्चना का कांटा पाताल में भी नहीं बसता। उन्होंने फाइल वहीं छोड़ी और तेज कदमों से अपनी गाड़ी के पास जा पहुंची। कागज की गोली उनकी छाती को छलनी कर गई थी अपमान से। उनका चश्मा बार बार नाक से खिसक रहा था, यानी पसीने से भीगती वे कार के अंदर जा बैठी। प्रत्यक्षदर्शियों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। 2 दिन नहीं टिक पाओगी, समेट लो अपने कागज पत्तर। जानती नहीं हो किससे टक्कर ली है? अरे जो जलते हैं वे सामने आए। और जोर जोर से बोलती लक्ष्मी ने अपना बैग कंधे पर टांगा, रजिस्टर वहीं पटका और सीधे अपनी कार में जाकर बैठ गई। वह मोबाइल पर किसी को सारा घटनाक्रम बता रही थी। आप मुझे बता दो कि मैं कहां पर काम करूं, प्रिंसिपल को भी समझा दो, मेरे ऊपर चिल्ला रही थी। 1 हफ्ते बाद विभागाध्यक्ष का ट्रांसफर हो गया। विभागाध्यक्ष इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बीमार पड़ गई। सारा कॉलेज सन्नाटे में, भयभीत, दुखी। सत्ता का ऐसा नशा, मामूली सी बात पर इतनी बड़ी सजा। तब मीनाक्षी ने आकर उन्हें बताया कि वह असल में क्या है। लक्ष्मी को सबक सिखाने के लिए मीनाक्षी ने कमर कस ली थी। उसके इस मद को वह चूर चूर कर देना चाहती थी, सो तैयारी शुरू कर दी गई। तैयारी नंबर 1, लक्ष्मी की सर्विस में SC लिखा था, जबकि वह OBC कोटे से आती थी। नंबर 2, पिछले महीनों में हॉस्टल का बजट कैसे खर्च हुआ। नंबर 3, इतनी रात तक कई लड़कियों को अधिकारियों के बंगलों पर क्यों भेजा जाता है? लड़कियों को छुट्टियों में क्यों रोका गया था? अर्चना रस्तोगी ने अपना ट्रांसफर कैंसिल करवा लिया और MA की लड़कियों से एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए और उन्हीं लड़कियों में से किसी एक ने अपनी मांगे मनवाने के नाम पर हॉस्टल की लड़कियों के हस्ताक्षर ले लिए। अब इन हस्ताक्षरों के पहले जो लिखा गया वह लक्ष्मी के जीवन में भूचाल लाने वाला था। अलग अलग कागजों पर फोटोकॉपी लगाकर उच्च शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव, आयुक्त, प्राचार्य, राज्य महिला आयोग और न जाने कहां कहां शिकायतें प्रेषित कर दी गईं।
जब लक्ष्मी के पास हर ऑफिस से जवाब के लिए पेशी के लिए पत्र आया तो वह भौंचक रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंदरूनी बातें बाहर कैसे आ गईं? जो लड़कियां उसके इशारों पर नाचती थीं, वही उसके खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ी थी। लक्ष्मी साहब के कंधों पर सिर रखकर फफक फफक कर रो रही थी। साहब खामोश थे, नाराज और क्षुब्ध। लक्ष्मी के साथ उनका नाम भी बदनाम हो रहा था। आगे के प्रमोशन पर इन बातों का प्रभाव पड़ने वाला था। अब क्या होगा? वे अपने बचाव की तरकीबें सोच रहे थे। उन्हें स्वयं के साथ साथ लक्ष्मी को भी बचाना था। वे नहीं समझ पा रहे थे कि अर्चना रस्तोगी के साथ कौन सी ताकत काम कर रही है। और उधर रोशनियों में डूबी कॉलोनी के एक मकान में भीतर के कमरे में हंसी ठहाके लगाए जा रहे थे। अर्चना रस्तोगी भजिया खा रही थी और मीनाक्षी और छवि शराब पी रही थी। अभी तो नौकरी से भी जाएगी, देखना तो, अर्चना रस्तोगी ने चश्मा साफ करते हुए कहा। छवि का जो जीवन बर्बाद हुआ था इसी कुतिया की वजह से। इसने इतनी झूठी बातें लगा दी थी कि हमारे और उसके पिताजी ने हम लोगों का बाहर निकलना बंद कर दिया था। इतनी कुटाई हुई थी हमारी कि आज तक उसके निशान होंगे हमारी पीठों पर। कल देखना तुम क्या होने वाला है। दूसरे दिन नारे लिखे बैनर हाथ में लिए लड़कियां सड़क पर रैली निकाल रही थी। वार्डन मैडम, हाय हाय, वार्डन मैडम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भेदभाव बंद करो, वार्डन मैडम शर्म करो। मामले ने तूल पकड़ लिया था। खबरें, शिकायतें ऊपर तक पहुंच चुकी थी। विधानसभा में प्रश्न उठवाया गया और इसका असर यह हुआ कि प्रभावशाली सत्ता को अपने हाथ में लिए चलने वाली वार्डन मैडम यानी कि लक्ष्मी को तत्काल वहां से हटा दिया गया। लक्ष्मी के लिए ये घटनाएं, ये समय, ये दिन अंधकार में डूबे हुए थे। अपमान और बदनामी के दिन, शर्मिंदगी और पराजय के दिन। सुनने वालों ने रस लेकर मजाक बनाते हुए फप्तियां कसनी शुरू कर दी थी, जो लक्ष्मी के दिल को चार चार किए दे रही थी। देख रहे हो मेरा नाम कैसे बदनाम किया जा रहा है? लक्ष्मी साहब के सामने आक्रोश और दुख से कहे जा रही थी। मैं क्या करूं? मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। कमीने, तू किस दिन काम आएगा? इतने बड़े पद पर बैठकर भी तू क्या मुझे नहीं बचा सकता? मेरी कितनी बदनामी हो रही है। यह सब मैंने किसके लिए किया था? तेरी खातिर ना। तूने अपने लोगों को खुश करने के लिए मुझसे यह सब करवाया था। तेरे लिए मैंने अपना मान सम्मान, घर परिवार सब कुछ दांव पर लगा दिया। लक्ष्मी के आंसू नहीं थम रहे थे। चेहरा काला पड़ गया था। देखकर लग रहा था गोया वह महीनों से बीमार पड़ी हो, उसकी देह में रक्त ना बचा हो। सोचते हैं गाली देने से क्या होगा? साहब ने ठंडी आवाज में कहा। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मामला शांत होने दो, जांच चलने दो, बाद में देखेंगे, साहब ने रूखी आवाज में कहा। फिलहाल हमें मिलना भी नहीं चाहिए। साहब के शब्द सुनकर लक्ष्मी के पांवों की जमीन खिसकने लगी। साहब के बिना वह है क्या? रुई की तरह उड़ा दी जाएगी? नहीं नहीं, साहब को नाराज नहीं करना है। लक्ष्मी ने अपनी उग्र आवाज को सामान्य किया, आंसू पहुंचे और लगभग गिड़गिड़ाती हुई बोली, आपके अलावा मेरा है कौन? मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। लक्ष्मी ने मेडिकल लीव ले ली थी, बीमार होने का नाटक। अंततः लक्ष्मी को जब कुछ नहीं सूझा तो वह अपनी बचपन की सहेली, जो कि इन दिनों मंत्री थी, के पास गई। मुझे इन सारे आरोपों से बरी करवाओ, मेरे साथ धोखा हुआ है। जहां कहना पड़े कहो, जो आरोप लगाए गए हैं वे सब निराधार हैं, खारिज होना चाहिए। पर मैं क्या कर सकती हूँ लक्ष्मी? जांच तो होगी ही। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि मंत्री ने बिना कागजों को देखे स्पष्ट शब्दों में इनकार करते हुए उसे खाली हाथ लौटा दिया। लक्ष्मी क्षणों तक उसका चेहरा देखती रही। उसे जिस पर पूरा भरोसा था वही पद और प्रभाव होने के बावजूद असमर्थता जता रही थी। इतने आत्मीय व्यक्तिगत संबंध जिसमें हजारों गोपनीय बातें शामिल थीं, उन संबंधों पर राजनीति हावी हो चुकी थी। राजसत्ता ने लक्ष्मी को उससे अलग कर दिया था। लक्ष्मी को गहरा धक्का लगा। रातों की नींद उड़ गई। अपमान और दुख से भरी उसकी रातें आंसुओं में डूबी होती। वह घर से निकलती तो ऐसा प्रतीत होता मानो चारों तरफ से उपहास करती आवाजें उसका पीछा कर रही हों। उसे लगता जैसे वह हजारों लोगों के बीच निर्वसन करके खड़ी कर दी गई हो। रैली का वो दृश्य, वो नारे, लड़कियों का यूं बदल जाना, उसका यूं निष्कासित किया जाना और एक एक व्यक्ति का साथ छोड़ते जाना, जिसके बल पर वह सारी बाजी पलट देना चाहती थी, वही मित्र यूं पलट गई थी कि गोया जानती ही ना हो।
जब वह सामान्य सी कार्य करता थी तब लक्ष्मी ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया था। चुनाव प्रचार से लेकर व्यक्तिगत जीवन की बातों में संबल देने वाली लक्ष्मी आज एकदम अकेली खड़ी थी। दुनिया जानती थी कि वह उसके कितने करीब है, कितनी अपनी है, कितना वर्षों का साथ है, लेकिन आज लक्ष्मी ने पलटकर उसके चेहरे को देखा जिस पर कोई अफसोस, कोई रंज, कोई चिंता लक्ष्मी को लेकर ना थी। क्रोध से लक्ष्मी का बदन जलने लगा। तेजी से उमड़ते आंसुओं को जब्त करके वह भारी कदमों से लौट पड़ी। उसे अपना भविष्य, अपनी नौकरी, सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था। बचाव का कोई रास्ता ना था और उसके पक्ष में खड़ा होने वाला भी कोई ना था। सब उससे कतराने लगे थे। क्या एक बार बचपन फिर लौट कर आया था, जहां वह मीनाक्षी और छवि से अलग कर दी जाती थी? घर जाकर लक्ष्मी ने मीनाक्षी को सारी बातें बताई। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं जिस संस्था से जुड़ी हूं वह राजनीति तथा विवादास्पद मामलों से दूर रहती है। यह मामला जानबूझकर विवादास्पद बनाया गया है मुझे हटाने के लिए। ये सब पीछे की बातें हैं लक्ष्मी। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे साथ हूँ, पर संस्था की तरफ से कैसे दगा करूं? मीनाक्षी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, सहसा बुरे वक्त पर कोई काम नहीं आता। जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं। आज तो तुम मुझे अपनी दोस्त भी ना कहो, कहकर लक्ष्मी ने फोन पटक दिया। धम्म से कुर्सी पर बैठी वह सामने फुदकती चिड़ियों को देख रही थी। चिड़िया, यदि इसे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो एक दिन जिंदा ना बचेगी। मैंने उसका इतना साथ दिया है और आज वह मुकर रही है। कैसे, क्यों? मामला कितना भी पेचीदा क्यों ना हो, उसे दबाया जा सकता है। आज ईमानदारी और नैतिकता का ढोंग करने वाली ये क्या थी, मैं नहीं जानती हूँ क्या? लक्ष्मी जार जार रोते जा रही थी, पर पराजय और पीड़ा के इस दौर में वह पराजित होकर नहीं बैठना चाहती थी। उसने प्रभा रानी को पुनः फोन किया। आप कुछ करोगी या नहीं? ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। आज मुझे आपकी जरूरत है, आज आपके सपोर्ट की जरूरत है मुझे। मैंने पूरा केस देख लिया है। ये सब तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आर्थिक अनियमितताएं हैं, फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है। तुम छात्राओं को जबरदस्ती लोगों के पास। यदि इस केस के बचाव में मैं उतरती हूं तो मेरी छवि नहीं बिगड़ जाएगी? मैं क्या जवाब दूंगी? क्षणों तक वह उसकी उत्तेजित आवाज को सुनती रही। आरोप शब्द पर वह जिस तरह जोर दे रही थी, उससे उसे आभास हुआ कि वह उसी को दोषी मान रही है। ये झूठे भी तो हो सकते हैं, प्रमाण हैं, दस्तावेज लगाए गए हैं। लच्छो, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, जहां तक आरोपों की बात है तो आप जहां बैठी हैं और आपका जो इतिहास रहा है वह काले धंधों का इतिहास है। जब मैं डूब रही हूं तो मैं आपको भी छोड़ूंगी नहीं, लक्ष्मी ने बेलिहाज होकर कहा। मेरा क्या बिगाड़ लोगी? और अभी तो जांच चलेगी। समझने की कोशिश करो लच्छो, मुझे नसीहत मत दो। अब आप तमाशा देखो। मैं आपकी भी वो दुर्गत करूंगी कि आप पूरे देश में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अपना बुरा वक्त भूल गई? धमकी दे रही हो? उधर से चीखती हुई आवाज आई। धमकी नहीं, करके बताऊंगी। यह भी उतने ही आक्रोश और आवेश में बोल रही थी। जो दिखाए तो कर ले। याद रखो, तुम्हारे प्रेम पत्र हैं मेरे साथ, लक्ष्मी ने सदी हुई आवाज में धमकाते हुए कहा। दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ याद करती जा रही प्रज्ञा रानी सन्न रह गई। यह तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जवानी के दिनों में लिखे गए वे प्रेम पत्र प्रेम व्यापार बन जाएंगे। उन प्रेम पत्रों को उन्होंने लक्ष्मी के पास सुरक्षित रख दिया था। उन्हीं पत्रों का इस्तेमाल आज लक्ष्मी उनके खिलाफ उनकी राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए करने की धमकी दे रही थी। उन्होंने एक शब्द कहे बिना फोन रख दिया। सारे काम छोड़कर गहरी चिंता में डूब गई। बार बार लक्ष्मी की फाइल देखती। फाइल क्या थी? पूरी पोथन्ना थी आरोपों की, शिकायतों की। लक्ष्मी का पक्ष लेती हैं तो बवाल खड़ा हो जाएगा। विपक्षी पार्टी की महिलाएं, एनजीओ और तमाम संस्थाएं उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करने में लग जाएंगी। मामला एक विशेष वर्ग से जुड़ा था जिसे सरकार का संरक्षण मिलता था। भले ही उनको आर्थिक लाभ न पहुंचे, उनका शोषण न रुके, लेकिन सामने कागजों पर विकास की धारा में नहीं, सबसे ऊपर होते थे। उन्होंने कई प्रभावशाली लोगों को फोन किया, सारी बातें बताई। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। लगा एंजाइना का दर्द ना बढ़ जाए, नींद की गोलियां लेनी पड़ी। व्यक्तिगत कारणों से कहीं न जा सकेंगी कहकर सारे कार्यक्रम रद्द करवा दिए। भाई ने फोन मिलाया।
विनम्र आवाज में लगभग मनाते हुए बोला। आप क्यों नाराज हो गई हैं? दीदी का स्वभाव तो जानती हैं। गलत बातों पर वे हमारा साथ तक नहीं देती। हमें बताया होता, मैं पीछे से कुछ करता हूँ। शाम को आ जाइए सारे कागज लेकर। समझ रही है ना? लक्ष्मी हंसी, मन ही मन बोली, अब आई ना लाइन पर। भलमन साहब का तो जमाना ही नहीं रहा। गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी तो सुन नहीं रही थी। अपनी इमेज बिगड़ने का भय दिखा रही थी। अब दाग नहीं लगेगा। लक्ष्मी निर्धारित समय पर जा पहुंची। बंगले पर उसको कोई रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि उसका यहाँ आना जाना रहता था। भाई इंतजार कर रहा था। चाय पानी के बाद मेज पर बात आ गई। भाई ने बहन का नाम लेकर 2-4 जगह फोन लगाया, मामला समझाया, क्लीन चिट दिलवाने का वायदा दिया। चिट्ठियां कहाँ हैं? भाई ने लक्ष्मी के हाथों की तरफ देखते हुए कहा। वो तो लॉकर में रखी हैं। तुमको चिट्ठियां वापस करनी होंगी। क्या आपको लगता है कि मैं इतनी छिछोरी और नीच हूं कि प्रेस में दे दूंगी? आप तो प्रेस वालों को देने जा रही थी और अब कह रही हैं कि लॉकर में रखें। तब मैं घबरा गई थी। मेरे साथ जो साजिश की गई है और जो सलूक मेरे साथ किया गया, वह मैं कैसे बर्दाश्त करती? और आपकी दीदी ने तो मुझे 2 टूक जवाब दे दिया था। अपनी इमेज बचाने के लिए आदमी सब कुछ करता है। मुझे भी धमकी देनी पड़ी। धमकी? धमकी की बात छोड़ो, पत्र चाहिए। पत्र नहीं मिलेंगे। पत्र तो देने होंगे। नहीं दिए तो क्या बिगाड़ लोगे? मेरा काम होने के बाद ही पत्र मिलेंगे। ब्लैकमेल कर रही है कमीनी। जो समझो एक हाथ से लो, दूसरे हाथ से दो। लक्ष्मी सौदेबाजी पर उतर आई। अच्छा, बड़ी होशियार बनती है। भाई ने दरवाजा बंद कर दिया और बोला, हरामजादी छिनाल, किसके दम पर यह बकवास कर रही है? तेरे खसम ने भी तेरा साथ छोड़ दिया है। दत्कर्म करते वक्त भूल गई थी कि सरकारी नौकरी में तेरे बाप का राज नहीं चलता है। गालियां मत दे वरना। लक्ष्मी जोर से चीखी। वरना क्या करेगी? पुलिस में जाऊंगी। पुलिस में जाएगी? तू मेरे खिलाफ? मीडिया में जाएगी दीदी के खिलाफ? तेरे हाथ पर तोड़कर रख दूंगा। और तू भूल गई कि फर्जी सर्टिफिकेट बनवा कर तूने, तेरी औलादों ने सबकी आंखों में धूल झोंकी है। सबकी नौकरी खा लूंगा। वह यानी प्रभा रानी का भाई उसके सामने खड़ा उसे धमका रहा था। तुम सब भी सड़क पर भीख मांगोगे और तुम्हारी दीदी को तो आत्महत्या करनी पड़ेगी या शर्म के मारे जंगलों में छुपना पड़ेगा। लक्ष्मी का पारा भी 7वें आसमान पर था। उसे लग रहा था कि 2 कौड़ी का अनपढ़ आदमी अपनी बहन के बल पर गालियां दे रहा है। वह इससे आगे कुछ बोलती या समझती, उसने लक्ष्मी के बाल पकड़े, जिन्हें वह करीने से बनाकर और महंगे कलर से रंग कर आई थी, जमीन पर पटका और लात घूसों से इतनी जमकर पिटाई कर दी कि लक्ष्मी अर्धमूर्छित सी हो गई। गांव का गंवार और डाकू कहा जाने वाला दीदी का भाई जब अपनी औकात पर आता है तो अच्छे अच्छों की रूह कांपने लगती है। सुन हरामजादी, ज्यादा 3-5 की तो पूरे खानदान को उठवा दूंगा। जा यहाँ से और रख ले पत्र अपनी डैश में। अगर परसों तक पत्र नहीं मिले तो सोच लेना तेरी वो दुर्गत करूंगा कि सारी मास्टरनीगिरी भूल जाएगी। लक्ष्मी स्तब्ध, पोर पोर में जैसे गांठें पड़ गई हों। क्षणों तक वह अपनी जगह से हिल नहीं पाई। चश्मा टूटकर नीचे गिर गया था। बैग सोफे पर पड़ा था। बाल बिखर कर आंखों पर आ गए थे। स्टाफ के लोग खिड़की दरवाजों से झांक रहे थे। उसने बैग उठाया, साड़ी संभाली, बालों को पीछे किया। मार से उठे चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। ड्राइवर समझ गया मामला गड़बड़ और गंभीर है। वह चोर नजरों से उसकी चोटों को देख रहा था। लक्ष्मी अपने आंसुओं को बार बार पोंछ रही थी। उसने साड़ी के पल्लू से चेहरा ढांपा, आंखों पर गॉगल लगाया। हॉस्पिटल चलो। हॉस्पिटल में जांच करवा कर लक्ष्मी एडमिट हो गई। परिवार के लोग, उसके साहब, छवि, मीनाक्षी, सब उसके पास आ गए। दूसरे दिन नाक की तरह यह खबर फैल गई कि लक्ष्मी को हार्ट अटैक हो गया है। लक्ष्मी का ड्राइवर कम बदमाश न था। दूसरी मैडमों के घर में भी नौकरी कर चुका था। सबसे कह देता कि मेरा नाम मत लेना और शपथ खिलाकर सारी आंखों देखी बयान कर देता। अंततः यह खबर भी बाहर तक पहुंच गई, दुश्मन के कानों तक। लक्ष्मी अभी तक सदमे में थी, चुप। मीनाक्षी और छवि को सामने पाकर वह फफक कर रो पड़ी। सारी कहानी सुना डाली। बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता, कहावत को लक्ष्मी ने कई बार दोहराया। छवि का अपना मामला चल रहा था और मीनाक्षी साथ होकर भी सार्वजनिक रूप से अपने संबंधों को जाहिर नहीं करना चाहती थी। लक्ष्मी को अभी ठीक हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे कि उसे कॉलेज जाना पड़ा। फर्जी सर्टिफिकेट की जांच प्राचार्य को सौंप दी गई थी। प्राचार्य के पास वो फाइल थी जिसमें लड़कियों को झूठे सर्टिफिकेट देने का मामला शामिल था।
विभागाध्यक्ष के खिलाफ कथित अपमानजनक व्यवहार की शिकायत भी थी। यानी लक्ष्मी चारों तरफ से घिर चुकी थी। लक्ष्मी प्राचार्य पर दबाव डाल रही थी कि वे उसके खिलाफ कुछ न लिखें। पहले तो वह स्वयं कई बार उनके केबिन में, घर पर, फिर साहब से भी बात करवाई। वह शाम का समय था। उनकी गाड़ी सामने लगी थी। स्टाफ के 2-4 सदस्य, चपरासी और ऑफिस के लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय लक्ष्मी जोर जोर से चिल्लाती हुई प्राचार्य के चैम्बर से निकल रही थी। सारे लोग भौचक्के से उसका तमतमाया चेहरा देख रहे थे। स्टाफ के लोग दौड़कर प्राचार्य के पास गए। वे तनाव में थी, गुस्से में भी। बार बार फोन करवा रही है। कितने लोगों के फोन? बता दिया कि कमेटी अपना रिपोर्ट देगी, सुनती ही नहीं। इतना बोलती है कि। उन्होंने गिलास भर पानी पिया और गाड़ी में बैठ गई। पसीने की बूंदें माथे पर उतर आई थी। मैडम, हम लोग साथ में चलें? नहीं नहीं, अभी जाकर पुलिस चौकी में कंप्लेंट लिखवा देते हैं, धमकी की। प्राचार्य बुरी तरह से पस्त दिखाई दे रही थी। कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी थी। पूरे स्टाफ की मीटिंग बुलाई गई। पहले से किसी को कुछ पता नहीं था। प्राचार्य ने मीटिंग का एजेंडा बताया, फिर लक्ष्मी पर जो आरोप लगाए गए वो पढ़े, कमेटी के सदस्यों के नाम बताए और जांच की प्रक्रिया भी। उन लड़कियों के बयान लिए गए थे जिनके प्रमाण पत्र बनाए गए थे। उन प्रमाण पत्रों को लेकर एनसीसी ऑफिसर ने गंभीर आपत्ति उठाई थी और प्राचार्य को शिकायत कर दी थी। स्टाफ क्लब के सदस्य खामोश बैठे थे। उन लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहा गया। लक्ष्मी सामने की कुर्सी पर चुप बैठी थी। सारा कॉलेज एक तरफ और वह दूसरी तरफ, अकेली, लांछित, सार्वजनिक रूप से बेइज्जत होती हुई। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। बाहर खड़े चपरासी परस्पर हंसी ठिठोली कर रहे थे। एकमात्र स्टाफ सदस्य मिसेस गुलाटी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, मैडम, लक्ष्मी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए। पर पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। लक्ष्मी को जो भी कहना है अपने लिखित उत्तर में कहे। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। लक्ष्मी को लगा चारों तरफ बाढ़ का पानी है जिसमें वह डूबती जा रही है। जब स्टाफ के सदस्य मीटिंग हॉल से बाहर निकलने लगे तो हल्का हल्का अंधेरा घेर आया था। पक्षियों का कलरव पूरे वातावरण को गुंजायमान किए हुए था। सब एक दूसरे से, खासकर लक्ष्मी से, नजरें बचाते चुराते निकल रहे थे। यह एक और कांड था जिसकी कड़ियां लक्ष्मी के हॉस्टल वाले प्रकरण से जुड़ी थी। एक और केस लक्ष्मी के खिलाफ लग गया था। वह भी पूरी ताकत, पूरे दिमाग और पूरी ऊर्जा के साथ लगी हुई थी। लेकिन यह वक्त उसके खिलाफ चल रहा था। तूफान में उल्टी दिशाओं में चलती हवाओं का वेग हर चीज को उखाड़ता जाता है, वैसे ही सारे लोग, सारी राजनीतिक और व्यक्तिगत संबंधों की अंतरंगता पतझड़ बन गई थी। चूहा बिल्ली का खेल चल रहा था। प्राचार्य, विभागाध्यक्ष तथा जांच कमेटी के सदस्यों के खिलाफ बेनाम शिकायतें डाली जा रही थी। ऐसा कोई विभाग नहीं था जहां लक्ष्मी ने शिकायत न की हो। स्वयं को समाज की अलग, उपेक्षित, अपमानित, प्रताड़ित स्त्री बताकर स्वयं के प्रति हुई प्रताड़ना, अन्याय और पक्षपात की शिकायतें कर दी थी। मीनाक्षी उसके लिए पीछे से काम कर रही थी और छवि ने उसको भावनात्मक सहारा दिया था। उनमें स्त्री सुलभ जलन की भावना खत्म हो चुकी थी। अब वे जातिवाद से बाहर निकलकर क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही थी। वह चुपचाप विपक्षी पार्टी के नेताओं से मिल रही थी। प्रज्ञा रानी के खिलाफ भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता के सबूत देने के नाम से कर रही थी। सरकार उसके खिलाफ दमन की राजनीति कर रही है, यह कहकर उसने अपने लिए बॉडीगार्ड रख लिया था। बॉडीगार्ड के साथ चलती लक्ष्मी अपने आप को भावी विधायक मानती थी। उसके चेहरे के भाव भंगिमाएं मरखुंडी गाय की तरह होती, जो सामने वाले को सींग मारती और पीछे वालों को लात। और मीनाक्षी के जितने भी जैसे भी संबंध से सबका सहयोग लेकर लक्ष्मी ने जीवन की नई शुरुआत कर दी थी। वह उस अपमान को जो स्टाफ क्लब के सामने किया गया था, उस अपमान को जो सड़क पर रैली के द्वारा किया जा रहा था, उस अपमान को जो प्रज्ञा रानी के भाई ने लात घूंसों से किया था, उस अपमान को जो उसे वार्डन के पद से हटाकर किया गया था, भूली नहीं थी। खाना खाते, सोते, जागते, अंधेरे में, उजली रातों में यही दृश्य उसकी आंखों के सामने आकर खड़े हो जाते। वह ऊपर से नीचे तक कांप जाती। उसके दांत किटाने लगते, जबड़े भिज जाते, लगता दिमाग की नसें फट जाएंगी। वह एक एक पल को जिंदा रखकर उसकी पीड़ा को विस्मृत नहीं करना चाहती थी।
इस वक्त उसके साहब एक ऐसे पद पर पहुंच गए थे जहां से वह लक्ष्मी को अपमान का बदला लेने के लिए मदद कर सकते थे। लक्ष्मी को उनसे शिकायत थी कि मुसीबत के वक्त उन्होंने उसका उस तरह साथ नहीं दिया था जैसे देना चाहिए था। सबसे पहले उसने प्राचार्य का तबादला करवा दिया। विभागाध्यक्ष कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, उनके भी बड़े बड़े सोर्स थे, इसलिए जब उनका तबादला हुआ तो चारों तरफ सन्नाटा खिंच गया। शक्ति प्रदर्शन में इस बार लक्ष्मी भारी पड़ी थी। यह खबर आग की तरह फैल गई। लक्ष्मी की ताकत और प्रभाव का सबको लोहा मानना पड़ा। लोगों ने उसके जाने की खुशी में लड्डू बांटे। प्राचार्य को कोई गेट तक छोड़ने नहीं गया। हर कोई लक्ष्मी के डर से डरा हुआ था। अब लक्ष्मी ने कई महीनों बाद कैंटीन में, बरामदे में, स्टाफ रूम में बैठना शुरू कर दिया। हाथ में किताब लिए, आंखों पर चश्मा चढ़ाए वह पढ़ने की मुद्रा में बैठ जाती। नीची निगाहों से आते जाते लोगों को देखती। कौन उसको किस तरह देख रहा है और कौन होकर बात कर रहा है, यह सब कुछ गौर से देखती। मीनाक्षी, छवि और लक्ष्मी की तिकड़ी इस बार सचमुच एक साथ थी और इस अंदाज में साथ थी कि हम तो एक गांव के, एक मिट्टी के, एक पानी के साथी हैं। यानी सत्ता के पक्ष में, प्रवाह में तीनों एक साथ तैर रही थी, सारे गिले शिकवे, मन मुटाव भुलाकर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।